नमस्कार। इकोनॉमिक्स अवध क्लासेस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। डेली एमसीक्यू क्लास के अंतर्गत आज की क्लास में हम लोग लगभग 25 बहुविकल्पी प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। यह प्रश्न आगामी शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है और यहाँ से प्रश्न मिलने की संभावना है। इसके अलावा यह क्लास रिवीजन की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज की क्लास में क्या क्या क्वेश्चन लिए गए हैं। एक नंबर क्वेश्चन है, किसान क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत किसकी सिफारिशों पर हुई थी? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए यशवंत सिन्हा, बी आर.बी. गुप्ता, सी अटल बिहारी वाजपेयी, डी नाबार्ड। तो किसान क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत जो है वह आर.बी. गुप्ता समिति की सिफारिश पर की गई थी। कब की गई थी? 1998 में किसान क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत की गई थी। यह वर्ष भी पूछा जाता है। तो एक का जो सही आंसर हो जाएगा वह बी हो जाएगा। 2 नंबर क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में किसान क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत हुई अगस्त 1998, जुलाई 1998, अप्रैल 2000, जनवरी 2002। तो अगस्त 1998 में उत्तर प्रदेश में किसान क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत हुई। 3 नंबर क्वेश्चन, पीएम विश्वकर्मा योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री मोदी द्वारा कब की गई? तो पीएम विश्वकर्मा योजना की शुरुआत 17 सितंबर 2023 को की गई थी। ए सही हो जाएगा। 3 का सही आंसर ए। क्या है पीएम विश्वकर्मा योजना का उद्देश्य? स्किल ट्रेनिंग, टेक्नोलॉजी और वित्तीय सहायता उपलब्ध कराकर देश भर के मौजूदा कारीगरों और शिल्पकारों की क्षमताओं को बढ़ाना ही पीएम विश्वकर्मा योजना का मुख्य उद्देश्य है। 2023-24 के बजट में पीएम विश्वकर्मा योजना की घोषणा की गई और 17 सितंबर 2023 को इसे प्रारंभ किया गया, इसकी शुरुआत की गई और 2023-24 के बजट से चालू करके 2027-28 4 साल तक के लिए 13,000 करोड़ रुपए खर्च करने का प्रावधान इस योजना में किया गया। 13,000 करोड़ रुपए 4 साल में। तो इस प्रकार से इसका जो सही आंसर है वह ए है। अगला, भारत सरकार द्वारा पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत कितनी राशि आवंटन की गई? तो 4 वर्ष के लिए 13,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए, बी सही है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से शुरू किया गया। 20 फरवरी 2008, 24 फरवरी 2019, 24 जनवरी 2019 और 2 फरवरी 2018। तो किसान सम्मान निधि की शुरुआत जो है 24 फरवरी 2019 को की गई थी। सी ऑप्शन सही है। 5 का 6, बरानी कृषि खेती कहलाती है जो वर्षा पर निर्भर ना हो, जो पूर्णतः वर्षा पर निर्भर हो। ए तथा बी दोनों सही है, कोई नहीं। तो बरानी खेती जो पूर्णतः वर्षा पर निर्भर हो उसे बरानी खेती कहा जाता है। 6 का बी सही है। अगला 7 नंबर क्वेश्चन क्या है देखते हैं हम लोग। एशियन वाटर डेवलपमेंट आउटलुक 2016 के अनुसार भारत वर्ष तक जल असुरक्षा का ग्लोबल हॉटस्पॉट हो जाएगा। 2050 तक हो जाएगा ग्लोबल हॉटस्पॉट। बहुत ज़्यादा जल की असुरक्षा हो जाएगी, जल बिल्कुल बचेगा ही नहीं पीने योग्य। यह बताया गया है एशियन वाटर डेवलपमेंट आउटलुक 2016 की रिपोर्ट में। तो 7 का सही आंसर बी हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की शुरुआत किस वर्ष हुई? तो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की शुरुआत 1 जुलाई 2015 को हुई थी। डी ऑप्शन सही है। अगला, जब खेती की प्रक्रिया में हल खाद तथा सिंचाई का प्रयोग नहीं हो तो वह खेती कहलाती है वर्षा आधारित खेती, फर्टिगेशन आधारित खेती, जीरो फार्मिंग और ड्रिप सिंचाई आधारित खेती। तो सिंचाई होगी ही नहीं, खाद का प्रयोग ही नहीं होगा और हल का प्रयोग नहीं होगा, तो ऐसी खेती को जीरो फार्मिंग कहा गया। सी सही है। 9 का 10, विपणन योग्य आधिक्य है। विपणन योग्य आधिक्य जो है वह कुल उत्पाद की मात्रा माइनस उत्पादन की वह मात्रा जिससे पारिवारिक उपभोग के लिए रखा जाता है। डी सही हो जाएगा। अगला, नाफेड की स्थापना की गई 13 अक्टूबर 1997, 2 अक्टूबर 1952, 2 अक्टूबर 1956, कोई नहीं। तो नाफेड की स्थापना जो है वह 2 अक्टूबर 1958 को की गई थी। ऑप्शन में है ही नहीं, कोई नहीं हो जाएगा। क्या है? कृषि उत्पादों के सहकारी विपणन को बढ़ावा देने के लिए नाफेड की स्थापना की गई थी। नाफेड
भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संस्था जो नई दिल्ली में स्थित है। तो नाफेड की स्थापना 2 अक्टूबर 1958 को की गई थी। अगला 12 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम की स्थापना हुई। तो राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम की स्थापना 1963 में हुई थी। 12 ये सही है। अगला 13 नंबर क्वेश्चन, भारतीय जनजात सहकारी विपणन विकास परिषद ट्राइफेड की स्थापना हुई। तो ट्राइफेड की स्थापना 1987 में हुई थी। क्या है ट्राइफेड का उद्देश्य? जनजातीय उत्पादों जैसे धातुकला, जनजातीय टेक्सटाइल, पेंटिंग के विपणन विकास द्वारा देश में जनजातीय लोगों का सामाजिक एवं आर्थिक विकास करना ही ट्राइफेड का मुख्य उद्देश्य था। और ट्राइफेड की स्थापना या शुरुआत जो है 1987 को हुई थी। अगला 14 नंबर क्वेश्चन, कृषि वस्तुओं की गुणवत्ता को प्रमाणित करने के लिए एग्रीकल्चर प्रोड्यूसर एक्ट पारित किया गया। ग्रेडिंग एंड मार्केटिंग एक्ट जिसे कहा जाता है, तो यह 1937 में पारित किया गया था। और एग्रीकल्चर कृषि उत्पादों पर जो लगने वाला प्रमाण चिन्ह होता है उसे एक मार्क कहा जाता है। इसी प्रकार से पर्यावरण अनुकूल उत्पादों पर जो चिन्ह लगाया जाता है उसे इको मार्क कहा जाता है। यह भी दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर, किसान टीवी चैनल की शुरुआत कब हुई? 27 सितंबर 2010, 1 जनवरी 2004, 2 अक्टूबर 2007, 26 मई 2015। तो किसान टीवी चैनल की शुरुआत 26 मई 2015 को हुई थी। यह चैनल जो है किसान टीवी चैनल कृषि से संबंधित जानकारी देता है, जिसमें नई कृषि तकनीक का प्रसार, पानी संरक्षण और जैविक खेती जैसी जानकारी किसान टीवी चैनल में प्रदान की जाती है। अगला 16 नंबर क्वेश्चन, उच्च शक्ति मुद्रा का सूत्र क्या है? तो उच्च शक्ति मुद्रा H बराबर हो जाएगा C+R R+ER, C+RR+ER, सी ऑप्शन में है। 17 का सही आंसर सी, 16 का सही आंसर सी हो जाएगा। 17, भारत में वित्त आयोग का गठन कौन करता है? प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री, आरबीआई गवर्नर, कोई नहीं। तो कोई नहीं करता है, ऑप्शन में कोई है ही नहीं। कोई करते तो राष्ट्रपति हैं और राष्ट्रपति ऑप्शन में है नहीं। भारत में वित्त आयोग का जो गठन है वह राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है और राष्ट्रपति प्रत्येक 5 वर्ष के अंतराल पर वित्त आयोग का गठन करता है। वित्त आयोग वर्तमान में 15वां वित्त आयोग चल रहा है, जिसके अध्यक्ष NK सिंह हैं। और वित्त आयोग का जो गठन, वित्त आयोग के गठन का वर्णन है संविधान के अनुच्छेद 280 में किया गया है। अगला क्वेश्चन है, वह कर जो वस्तुओं के मूल्य पर प्रभाव नहीं डालता है, यह है आयकर, बिक्री कर, सीमा कर, चुंगी कर। तो आयकर जो है वह वस्तुओं के मूल्य पर प्रभाव नहीं डालता है। आयकर जिस पे लगाया जाता है सीधे वही व्यक्ति वहन करता है, उसका वस्तु के मूल्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, तो आयकर हो जाएगा। इसके अलावा बिक्री कर, सीमा कर, उत्पाद कर, मनोरंजन कर, यह सब अप्रत्यक्ष कर के उदाहरण है। आयकर प्रत्यक्ष कर का उदाहरण है। अगला, अति अल्पकालीन बाजार वह होता है जिसमें बाजार पूर्ति वक्र पूर्णतः लोचदार होता है, पूर्णतः बेलोचदार होता है, अत्यधिक लोचदार होता है, सामान्य लोचदार होता है। तो अति अल्पकालीन बाजार वह होता है जिसमें बाजार पूर्ति वक्र पूर्णतः बेलोचदार होता है। पूर्णतः बेलोचदार, बी ऑप्शन सही है। यूलर के प्रमेय का संबंध होता है जनसंख्या से, कर प्रणाली से, वितरण से, मुद्रास्फीति से। तो यूलर के प्रमेय का संबंध वितरण से होता है। विकुंचित मांग वक्र का संबंध है समझौता अल्पाधिकार से, गैर समझौता अल्पाधिकार से, एकाधिकार से, उपरोक्त सभी से। तो विकुंचित मांग वक्र का संबंध जो है किंग्ड डिमांड कर्व का संबंध गैर समझौता अल्पाधिकार से है, बी सही है 21 का। 22, एकाधिकार के अंतर्गत कौन सा कथन सत्य है? तो एकाधिकार के अंतर्गत AR ज़्यादा होता है MR से, AR ज़्यादा होता है MR से। यह किस ऑप्शन में है? AR बराबर MR बराबर 1, यह तो गलत है। AR बराबर MR, यह भी गलत है। AR लेस देन MR, यह भी गलत है। AR ग्रेटर देन MR, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 21 का सही आंसर डी है। 22 नंबर क्वेश्चन, निम्न रेखा चित्र किस संतुलन का प्रदर्शन करता है? एक प्रतिनिधि फर्म का
एक एकाधिकारी फर्म का, एक उद्योग का, एक फर्म का। तो यह आरेख जो है वह उद्योग का संतुलन प्रदर्शित करता है। 23 का सही आंसर सी है। अगला 24 नंबर, विक्रय लागत की अवधारणा दी चैम्बरलिन ने, कल्डार ने, रॉबिन्सन ने। तो विक्रय लागत की अवधारणा चैम्बरलिन द्वारा दी गई थी। 24 सी सही है। 25, विक्रय लागत का आकार होता है यू आकार का, उल्टे यू आकार का, एल आकार, जे आकार का, एल आकार या समकोणीय। तो विक्रय लागत का आकार जो है उल्टे यू आकार का होता है। 25 बी सही है। 26, दीर्घकाल में पूर्ण प्रतियोगिता होती है। एल ए सी बराबर पी, एम आर बराबर एम सी, ए आर बराबर एम आर। तो दीर्घकाल में पूर्ण प्रतियोगिता में ए आर, ए सी, एम आर, एम सी यह सभी बराबर होते हैं और दीर्घकाल में पूर्ण प्रतियोगिता को सामान्य लाभ की स्थिति प्राप्त होती है, क्योंकि फर्मों का प्रवेश एवं बहिर्गमन की स्वतंत्रता होती है। लाभ की असामान्य लाभ की स्थिति को देखते हुए फर्में अत्यधिक मात्रा में क्या होती हैं, बाजार में प्रवेश करती हैं, जिससे क्या होता है, उत्पादन लागत, वस्तु की उत्पादन लागत में वृद्धि हो जाती है और उत्पादन लागत में वृद्धि होने के फलस्वरूप लाभ में कमी हो जाती है और जो असामान्य लाभ है वह सामान्य लाभ का रूप धारण कर लेता है। इस प्रकार से कह सकते हैं दीर्घकाल में पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति में फर्म को सामान्य लाभ प्राप्त होता है। अब दीर्घकाल की कुछ विशेषताएं हैं, उनको जान लेते हैं। क्या क्या विशेषताएं हैं दीर्घकाल में या पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की विशेषताएं क्या क्या हैं, जान लेते हैं। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार किसे कहते हैं? पहली बात तो पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में समरूप या सहजाती वस्तुओं का उत्पादन होता है। क्रेता और विक्रेता की संख्या अधिक होती है। तो कह सकते हैं कि ऐसा बाजार जिसमें क्रेता विक्रेता की संख्या अधिक हो तथा क्रेता द्वारा बेची गई वस्तुएं समरूप हों, तो ऐसी बाजार को पूर्ण प्रतियोगिता बाजार कहते हैं। रॉबिन्सन पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की परिभाषा देते हुए कहती हैं कि जिस बाजार में फर्मों की मांग वक्र पूर्णतया लोचदार होती है उसे परफेक्ट कंपटीशन कहा जाता है। गिफिन बताते हैं जिस बाजार में मांग की आड़ी लोच अनंत होती है उसे परफेक्ट कंपटीशन कहा जाता है। यह हो गई परिभाषा पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की। अब विशेषताएं क्या हैं? क्रेता एवं विक्रेता की संख्या अधिक होती है। क्रेता विक्रेता कीमत में किसी प्रकार की वृद्धि नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि क्रेता विक्रेताओं की संख्या अधिक होने की वजह से वस्तु की कीमत में किसी प्रकार की बिक्री नहीं हो सकती है। और कीमत जो है वह बाजार द्वारा निर्धारित होती है पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में। और अगली जो विशेषता है, परफेक्ट कंपटीशन में फर्म कीमत ग्रहण करता होती है, प्राइस टेकर होती है। परफेक्ट कंपटीशन में फर्म की मांग क्या होती है? पूर्णतया लोचदार होती है। पूर्णतया लोचदार का मतलब हुआ एक्स अक्ष के समांतर होती है मांग वक्र। यह पूर्णतया लोचदार हुई। पूर्ण प्रतियोगिता में मांग वक्र पूर्णतया लोचदार होती है। वस्तुएं पूर्ण स्थानापन्न, सहजाती और समरूप होती हैं। और मांग की आड़ी लोच क्या होती है? अनंत होती है और मांग की लोच भी अनंत होती है। परफेक्ट कंपटीशन में वस्तुओं के सीमांत प्रतिस्थापन की दर अर्थात कह सकते हैं MRSXY जो है वह 1 के बराबर होती है। परफेक्ट कंपटीशन में क्रेता विक्रेता को सभी आर्थिक सूचनाएं प्राप्त होती हैं। इसके अलावा कोई बाह्य हस्तक्षेप नहीं होता है, अर्थात सरकारी हस्तक्षेप का अभाव होता है। परिवहन लागत का अभाव होता है, शून्य होती है परिवहन लागतें। और परफेक्ट कंपटीशन में साधन पूर्णतः गतिशील होते हैं। इसके अलावा परफेक्ट कंपटीशन में फर्मों के प्रवेश तथा बहिर्गमन की स्वतंत्रता होती है। अल्पकाल में क्या होता है? प्रतिबंध होता है। और दीर्घकाल में फर्में स्वतंत्र प्रवेश करती हैं, जिससे क्या होता है? सामान्य लाभ की स्थिति उत्पन्न होती है। अब अगर संतुलन की बात की जाए परफेक्ट कंपटीशन में, तो फर्म का उद्देश्य लाभ को अधिकतम करना होता है और उपभोक्ता का उद्देश्य उपयोगिता को अधिकतम करना होता है। इस बाजार में वस्तु की कीमत स्थिर इसलिए होती है क्योंकि क्रेता तथा विक्रेता की संख्या अधिक होती है। मांग एवं पूर्ति में परिवर्तन से कीमत प्रभावित होती है। अल्पकाल में पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति में फर्मों को सामान्य लाभ, हानि एवं असामान्य लाभ की स्थिति प्राप्त होती है तथा दीर्घकाल में पूर्ण प्रतियोगिता को
सामान्य लाभ की स्थिति प्राप्त होती है। हानि की स्थिति का आरेख अगर बनाया जाए तो यह AR-MR वक्र हो जाएगा या AC वक्र हो जाएगा और यह MC वक्र हो जाएगा। तो यह QX हो जाएगा और यह क्या हो जाएगा, C1 या P1 हो जाएगा। तो अब लागत कितनी है, लागत है OC1 और कीमत है OP1। तो इस प्रकार से क्या हुआ, हानि हुई और हानि कितनी हुई, PC1 ये M हो जाएगा, M1 और E1, यह इतनी क्या हुई, हानि हुई। इसी प्रकार से अगर सामान्य लाभ का आरेख बनाया जाए तो सामान्य लाभ का आरेख यह बनेगा, जिसमें यह क्या है, AC और यह क्या हो जाएगा, MC और यह AR-MR हो जाएगा। तो जिसमें क्या होता है, AR-MR AC MC सभी बराबर होते हैं, उस स्थिति में सामान्य लाभ की स्थिति होती है। और अगर असामान्य लाभ की स्थिति का आरेख बनाया जाए तो यह क्या हो जाएगा, x अक्ष के समांतर AR-MR हो जाएगा और ये AC और यह MC हो जाएगा। यह हो जाएगा P प्राइस हो जाएगा और कास्ट कितनी है, लागत इतनी हो जाएगी, C1 हो जाएगी और ये क्या हो जाएगा, QX 0। तो लागत कितनी हो जाएगी, लागत OC1 हो जाएगी और प्राइस OP हो जाएगी, अर्थात लागत कम है और कीमत ज़्यादा है। तो यह पूरा जो हो जाएगा यह हो जाएगा असामान्य लाभ। तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि परफेक्ट कंपटीशन में जो फर्म को है वह अल्पकाल में असामान्य लाभ, हानि एवं सामान्य लाभ की स्थिति प्राप्त होती है।